सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन के अर्थशास्त्र की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है राज प्रणिधि, 19वां अध्याय और 20वां अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जो हाईलाइट किया हुआ है मूल उन सबको आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, राजानम उत्तिष्ठमानम अनुत्तिष्ठन्ते भृत्याः। मतलब है कि राजा यदि उन्नतिशील होने पर, राजा के उन्नतिशील होने पर भृत्या मतलब उसके जो प्रजा वर्ग है, भृत्य वर्ग है, वो भी उन्नतिशील होते हैं। प्रमाद्यंतम अनुप्रमाद्यंती मतलब राजा के प्रमादी होने पर उसके भृत्य वर्ग भी प्रमादी हो जाते हैं। कर्माणि चास्य भक्षन्ति और प्रमादी राजा के सारे कर्म जो है वो राजा को ही खा जाते हैं। इसीलिए तस्मात् उत्थानमात्मनः कुर्वीत, इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए, राजा को उन्नतिशील, हमेशा सदैव उन्नतिशील होना चाहिए। सदा अपने आप को उन्नतिशील बनाने का यत्न करते रहना चाहिए राजा को। फिर कह रहे हैं नाडिका भी रह हर अष्टधा रात्रिम च विभजेत छाया प्रमाणेन वा। कह रहे कि जो दिन और देखो अह मतलब दिन और रात्रि मतलब दिन और रात को 8-8 प्रहरों में बांट देना चाहिए। दिन और रात को 8-8 नाड़ियों में विभक्त करें। राजा जो है अपने पूरे दिन और रात को 8-8 प्रहरों में विभक्त करें, नाड़ियों में विभक्त करे या छाया प्रमाणों में विभक्त करे। छाया प्रमाण के द्वारा भी विभक्त कर सकते हैं। फिर कहते हैं त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरंगुला च छाया मध्याह्न इति पूर्वे दिवसस्य अष्टभागाः। कह रहे कि त्रिपौरुषी पौरुषी छाया कहते हैं, किसको कहते हैं तो देख लीजिए। प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो उस समय से लगाकर जब तक पुरुष की छाया 3 पुरुषों के बराबर लंबी रहे, वो दिन का पहला 8वां हिस्सा है। उस छाया को त्रिपौरुषी छाया कहते हैं। तो ये त्रिपौरुषी मतलब त्रिपौरुषी छाया, और जब छाया कितनी गुनी हो, 3 गुनी हो, उस पुरुष के 3 गुनी हो तो उस 3 गुनी तक रहे उसकी छाया, तो उस भाग को 8वां हिस्सा मानना चाहिए और जो उसको त्रिपौरुषी छाया कहते हैं। इसके अनंतर जब छाया एक पुरुष के बराबर लंबी हो रह जाए तो उसको केवल पौरुषी या एक पौरुषी कहते हैं। ये एक पौरुषी, ठीक है ना। फिर चतुरंगला, तो इसके अनंतर जब पुरुष की छाया 4 अंगुली की बराबर रह जाए उसे चतुरंगला छाया कहते हैं। चतुरंगला छाया, तो ये जो शाब्दिक शब्द है ना, पारिभाषिक शब्द है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये तीसरा भाग है और चतुरंगला तीसरा भाग, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा भाग, ठीक है ना। इसके बाद समय को मध्याह्न कहते हैं। इसके बाद वाले समय मध्याह्न जो ये आता है और ये चौथा भाग है। इस प्रकार आधे दिन के ये पहले 4 भाग है और ये प्रत्येक संपूर्ण दिन का 8वां हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तत्र पूर्वे दिवसस्य अष्टभागे रक्षा विधानम आय व्ययो च शृणुयात्। तो कि दिन के पहले 8वें हिस्से में राजा रक्षा विधान और गत दिवस के आय व्यय को सुने। 8वें हिस्से में राजा को आय व्यय के बारे में और रक्षा विभाग के बारे में सुनना चाहिए। फिर आगे कहते हैं तृतीय स्नान भोजनम सेवेत। तृतीय हिस्से में, जो दिन के तृतीय हिस्से है, उसमें राजा को स्नान और भोजन आदि करना चाहिए। स्वाध्यायम च कुर्वीत, स्वाध्याय भी उनको करना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं षष्ठे शैर विहारम मंत्रम वा सेवेत। षष्ठ प्रहर में, दिन के षष्ठ प्रहर में शैर विहारम मतलब अपने इच्छा से थोड़ा सा सैर करना, विहार करना चाहिए, और मंत्रम वा सेवेत और मंत्रणा भी करना चाहिए। फिर आगे इंपॉर्टेंट है सप्तमे मंत्रम अध्यासीत गूढ़ पुरुषाश्च प्रेषयेत। और सप्तम प्रहर में जो है मंत्र की अध्ययन करे। रात्रि के 7वें विभाग में मंत्र या गूढ़ बातों पर विचार करे और गूढ़ पुरुषों को जहाँ भेजना है वहाँ भेजे। गूढ़ पुरुष मतलब गुप्तचर। चलिए आगे चलते हैं।
अब जो है आपके सामने एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे राज्ञो ही व्रतम उत्थानम यज्ञ कार्यानुशासनम दक्षिणावृत्ति साम्यम च दीक्षितस्य अविषेचनम। राज्ञो ही व्रतम मतलब राजा के व्रत, राजा के व्रत या कह लो राजा के नियम कौन कौन से हैं इस श्लोक में बताए गए। सबसे पहले उत्थानम मतलब उसको उद्योगी होना चाहिए, उसको हमेशा उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए, बढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए। यज्ञ कार्यानुशासनम यज्ञ करना चाहिए, साथ ही साथ कार्यानुशासनम मतलब व्यवहारों का निर्णय करना चाहिए। दक्षिणा वृत्ति साम्यम च दक्षिणा मतलब दक्षिणा दान आदि देना चाहिए। और वृत्ति साम्यम शत्रु और मित्रों में गुण दोषों के अनुसार उचित समान बर्ताव करना चाहिए। साम्यम मतलब समान, वृत्ति मतलब व्यवहार। फिर दीक्षितस्य अभिषेचनम और यज्ञ की दीक्षा लेकर उसे पूर्ण करके फिर पवित्र स्नान आदि करना चाहिए। ये सारे के सारे जो है राजा के व्रत है या राजा के नियम है, इन सबको राजा को पालन करना चाहिए। फिर आगे इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुख में, प्रजाओं के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजाओं के हित में ही राजा का हित है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः राजा का अपने आप अलग से कोई प्रिय या हित नहीं होता है। प्रजानां तु प्रियम हितम प्रजाओं के प्रिय और हित ही राजा का प्रिय और हित होता है। ठीक है ना, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर अगला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, तस्मान् नित्यम उत्थेता राजा कुर्यात् अर्थानुशासनम अर्थस्य मूलम उत्थानम अनर्थस्य विपर्ययः। इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए, सदा उद्योगी हुआ, उत्थितो राजा मतलब उद्योगी हुआ, व्यवहार पदों का निर्णय, अर्थानुशासन मतलब व्यवहार पदों का निर्णय करना चाहिए। और अर्थस्य मूलम समस्त अर्थ या संपत्ति के मूल में क्या है, उत्थानम। उत्थानम मतलब उद्योग, उद्योग ही संपत्तियों का मूल कारण है। और अनर्थस्य और उद्योगी ना होना हर तरह के अनर्थों को उत्पन्न करता है। आगे और एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानगतस्य च प्राप्यते फलम उत्थानात् लभेत चार्थ संपदम। राजा के उद्योगी ना होने पर पहले प्राप्त किए हुए अर्थों का तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले अर्थों का भी निश्चय ही सर्वथा नाश हो जाता है। अनुत्थाने यदि ये उद्योगी नहीं होगा तो ध्रुवो नाश सर्वथा नाश हो जाता है, प्राप्त संपत्ति का भी और अनागतस्य मतलब जो भविष्य में आएगा उस संपत्ति का भी नाश हो जाता है। फिर कह रहा है कि प्राप्यते फलम उत्थानात् यदि वो उद्योगी होगा, उत्थानात् मतलब उद्योगी होता है तो वो अपने उद्योग से शीघ्र ही कार्यों के मीठे फल को प्राप्त कर लेता है। इच्छानुसार अर्थ संपत्तियों का भी लाभ होता है। तो इस प्रकार 19वां अध्याय समाप्त हो जाता है। आगे हम 20वां अध्याय पढ़ेंगे। 20वां अध्याय है निशांत प्रणिधि। निशांत मतलब हुआ राजभवन, ठीक है ना, तो ये भी शाब्दिक अलग से शब्द है, तो इसका भी अर्थ आपको ध्यान रखना है। चलो इम्पोर्टेंट वाक्यों को ही हम पढ़ के आगे जाएंगे। देखो यहाँ पे वाक्य आया है, ग्लायति जीवन जीवक। जीवन जीवक एक मोर के समान पंख वाली पक्षी है, पक्षी का नाम है जीवम जीवक। वो ग्लायति ग्लायति क्या मतलब ग्लानि युक्त हो जाते हैं, किसको देख के, विष को देख के। म्रियते मत्त कोकिलः और मत्त कोकिल जो है कोयल पक्षी, वो भी विष को देखकर मर जाता है। म्रियते चकोरस्य अक्षिणी विरज्यते और चकोर पक्षी के जो आँखें हैं वो विष को देखकर लाल हो जाती है। और इत्येवं अग्नि विष सर्पेभ्य प्रतिकुर्वीता। इस प्रकार इन उपायों से राजा को क्या करना चाहिए, विष आदि की परीक्षा करके राजा अपने आप को अग्नि विष और सांप सर्पों से बचाकर रखे। तो अग्नि विष और सांपों से बचाने का ये सारे के सारे उपाय हैं। नहीं, ये अग्नि नहीं, केवल विष, ये जो विष है तो विष से बचाने का ये सारे के सारे उपाय है, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रश्न बन जाएगा कि निम्न में से कौन सा विष से बचने का उपाय है राजा का। तो ये सारे ऑप्शन दे देंगे कि ये भी बीच में दे देंगे या ये दे देंगे, इन दोनों को आपको ढूंढ के वहाँ पे बिठाना है। चलिए आगे है, देवी गृहे लीनो ही भ्राता भद्रसेनम जघान। आप जो है
प्राचीन काल की एक कथा सुना रहे राजा को कि हे राज साहब, ऐसा हुआ था कि देवी गृह लीनो ही भ्राता भद्रसेन नामक एक राजा है, वो मारा गया था। कैसे मारा गया था कि वो अपने देख सकते हैं यहाँ कि सुना जाता है कि भद्रसेन नामक राजा के वीरसेन नामक भाई ने उसकी रानी से मिलकर उसके घर में छिपकर वहाँ भद्रसेन राजा को मार डाला था। ठीक है, वीरसेन नामक उसका भाई था और वो भद्रसेन की पत्नी से मिल करके भद्रसेन नामक राजा का वध कर दिया था। फिर मातु शय्यांतर्गतश्च पुत्र कारुषम, माता के शयन कक्षा के नीचे या शयन कक्षा के जो बिस्तर है, बिस्तर के नीचे छुप करके उसका पुत्र राजा का अपने पुत्र ही राजा का वध कर दिया था। ठीक है ना। फिर लाजान मधुना इति विषेण पर्यस्य देवी काशीराजम, इसी तरह काशीराजम मतलब काशीराज की रानी ने अपने स्वयं काशी राजा को क्या किया, खीलों में मधु के बहाने विष मिलाकर, ठीक है ना, मतलब खाने में मधु के बहाने विष मिलाकर उसे खिलाकर मार डाला था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं पहले ही जगत में घट चुकी थी। तो इसीलिए उन घटनाओं से सीख लेते हुए राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपने पुत्रों से भी और अपनी रानियों से भी, ऐसा अर्थशास्त्रकार का कहना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक श्लोक आता है इम्पोर्टेंट, सर्वं चावेक्षितं द्रव्यम निबद्धागम निर्गमम निर्गच्छेद अभिगच्छेद वा क्या है इसमें, क्षुद्रा संक्रांति भूमिकम। तो इसका अर्थ है जो वस्तु महलों के भीतर से बाहर जावे, बाहर से भीतर आवे, वो सब अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए और उसके आने जाने का स्थान तथा उसके संबंध की अन्य आवश्यक बातें भी पुस्तक में लिख देनी चाहिए और तथा आने जाने वाली प्रत्येक वस्तु के ऊपर मुहर भी लगा देनी चाहिए। बिना मुहर के कोई भी वस्तु बाहर भीतर न जाने आने पावे। तो ये श्लोक जो है पूरी तरह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वस्तुएं होती हैं वर्तमान में, उस पर पूरा सही घट रहा है कि हर एक चीज़ का देश के बाहर और अंदर आने वाले हर एक चीज़ की जांच होनी चाहिए, जो ये श्लोक बता रहा है। ठीक है ना। ये मुद्रा, ये खुद्रा नहीं, मुद्रा संक्रांति भूमिकम, मुद्रा मतलब है कि मोहर भी लगी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए आज की कक्षा यहाँ पूरी हो जाती है और मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।